नमस्कार। आज हम प्लेटो के दार्शनिक राजाओं के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत और उसके साम्यवाद की चर्चा कर चुके हैं और हमने ये देखा कि प्लेटो की चाहे तो वो न्याय विषयक अवधारणा है, चाहे उसके सदाचार का सिद्धांत है, चाहे उसके साम्यवाद की व्यवस्था है या प्लेटो का सुशिक्षा का सिद्धांत है। इन सभी सिद्धांतों का जो अवसान होता है वो दार्शनिक राजाओं के सिद्धांत में होता है। प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक फोस्टर ने दार्शनिक राजाओं के सिद्धांत को प्लेटो का सर्वाधिक मौलिक सिद्धांत बताया है। वस्तुतः जिन सैद्धांतिक मूल्यों की प्लेटो विवेचना करता है, उन सिद्धांतों का व्यावहारिक उपयोग वह दार्शनिक राजाओं के सिद्धांत के माध्यम से करना चाहता है, क्योंकि प्लेटो ने अपने जीवन में एथेंस के प्रजातंत्र, स्पार्टा के अल्पतंत्र तथा सिराक्यूस के निरंकुश तंत्र की बुराइयों को बखूबी देखा था, उनका अनुभव किया था। इसलिए प्लेटो का विचार था कि कुलीन तंत्र, राजतंत्र और जनतंत्र ये सभी प्रकार की शासन प्रणालियां तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि न्याय का साक्षात शासन स्थापित नहीं किया जाता। और न्याय की स्थापना के लिए न्यायप्रिय, न्यायशील व्यक्तियों का होना आवश्यक है। और न्यायशील व्यक्ति समाज के वे व्यक्ति होते हैं जिनमें स्वभावतः ही सर्वाधिक विवेक की विद्यमानता या प्रधानता होती है। इसलिए प्लेटो इस स्वाभाविक निष्कर्ष पर निकला कि नगर राज्यों को तब तक बुराइयों से मुक्त नहीं किया जा सकता जब तक या तो दार्शनिकों को राजा नहीं बना दिया जाता और या राजाओं को दर्शन का ज्ञान नहीं दे दिया जाता। इस तरह से ज्ञान और राजनीति का स्वाभाविक सम्मिश्रण ही सर्वाधिक अच्छा या आदर्श शासन दे सकता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को पढ़ते हुए हमने ये देखा कि प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में 3 गुणों की विद्यमानता रहती है। उसमें विवेक का तत्व होता है, उसमें शौर्य या साहस का तत्व होता है और उसमें वासना या क्षुधा का तत्व होता है। किंतु इन तत्वों में भी विवेक उसके जीवन को निर्देशित करने वाला तत्व होता है। और जिस प्रकार किसी व्यक्ति के जीवन में विवेक के निर्देशन से ही एक न्यायप्रिय जीवन की प्राप्ति संभव होती है, उसी प्रकार एक आदर्श राज्य के लिए भी न्याय की प्राप्ति तभी संभव है जब उसमें विवेक प्रधान संपन्न व्यक्तियों के द्वारा शासन चलाया जाए। तो विवेक प्रधान व्यक्तियों का शासक वर्ग, सैनिकों का वर्ग जो कि शौर्य की प्रधानता वाला है, और उत्पादकों का वर्ग जो क्षुधा की प्रधानता वाला है। इन तीनों ही प्रकार के वर्गों में दार्शनिक राजा जो हैं वो समाज के या राज्य के ऐसे मुट्ठी भर लोगों का समूह होगा जिनमें की विवेक संपन्नता सर्वाधिक है। ऐसे दार्शनिक राजाओं को एक लंबी शिक्षा प्रक्रिया के माध्यम से गुजारा जाता है और एक लंबी शिक्षा के परिणाम स्वरूप उनमें पहले से ही जिस विवेक का बीज विद्यमान है उसके अंकुरण की और उसके प्रस्फुटन की व्यवस्था शिक्षा के माध्यम से की जाती है।
इसी प्रकार संपत्ति और पत्नियों के साम्यवाद के माध्यम से वह दार्शनिक राजाओं के जीवन में आने वाले नकारात्मक बाधाओं को भी दूर कर देता है। इस प्रकार प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक में जिन दार्शनिक राजाओं का चित्रण किया गया है वे ऐसे निस्वार्थ राष्ट्र के हितों से पूरी तरह से एकाकार हुए हुए ऋषि तुल्य शासक हैं जिनका सर्वोत्तम लक्ष्य सत्य का साक्षात्कार करना और उस सत्य और न्याय के सिद्धांतों के प्रकाश में राज्य का संचालन करना है। ये जो दार्शनिक राजाओं का सिद्धांत है इस सिद्धांत के आधार पर उसके राज्य की कुछ विशेषताएं बन जाती हैं। जैसे पहली विशेषता तो यह है कि प्लेटो के दार्शनिक राजाओं का जो शासन है, जो राज्य है, वो आवश्यक रूप से ज्ञान का राज्य है, अर्थात केवल ज्ञान संपन्न व्यक्तियों को ही या केवल विवेक संपन्न व्यक्ति को ही शासन करने का अधिकार होना चाहिए। जो दूसरी विशेषता है वो ये है कि क्योंकि विवेक का जो तत्व है वो केवल प्रत्येक राज्य की संपूर्ण जनसंख्या में से केवल मुट्ठी भर लोगों में ही हो सकता है, इसलिए राज्य का आदर्श रूप हमेशा ही कुलीन तंत्रीय होगा, अर्थात अल्पतंत्रीय होगा, किंतु परंपरागत अल्पतंत्र जिसमें कि धन संपत्ति की या जो है वो जातिगत जो उनके जो जन्मगत उनके संबंध है, कुलीनता है, उसके आधार पर निर्धारित होती है। वहीं प्लेटो के आदर्श राज्य में जो अल्पतंत्र हैं या जो कुलीन हैं वो ज्ञान आधारित कुलीन होंगे, अर्थात वही व्यक्ति होंगे जिनमें विवेक के तत्व की प्रधानता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लेटो के इन दार्शनिकों का स्वयं का अपना निजी हित नहीं होगा, वरन इनके अपने हित राज्य के हितों के साथ पूरी तरह से एकाकार हो जाएंगे और इस हद तक एकाकार हो जाएंगे कि न तो उनका स्वयं का कोई परिवार होगा, न उनकी स्वयं की कोई इच्छाएं होंगी, न उनका कोई निजी गोपनीय ऐसा काम होगा जो कि राज्य के हितों से ऊपर रखा जा सकेगा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि प्लेटो के दार्शनिक राजाओं का जो राज्य है वह एक निरंकुश राज्य होगा जिसमें कानूनों का सर्वथा अभाव होगा, क्योंकि कानून का बंधन उसी व्यक्ति पर लगाया जा सकता है जिसकी बुद्धि के च्युत होने की संभावना रहती है। ऐसे सर्वाधिक ज्ञान संपन्न व्यक्ति जिनका अपना कोई निजी हित नहीं है और जिनके विवेक पर लेश मात्र भी संदेह नहीं किया जा सकता, ऐसे व्यक्तियों पर किस प्रकार के कानून का बंधन लगा सकेंगे। इसलिए दार्शनिकों के मुख से निकली हुई बात या दार्शनिकों के द्वारा दिए गए आदेश ही कानून के समान होंगे और उनका पालन उसी प्रकार किया जा सकेगा जैसे कि किसी अनुल्लंघनीय सत्ता के आदेशों का पालन किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि प्लेटो ने दार्शनिक राजाओं पर कोई अंकुश नहीं लगाया है, किंतु फिर भी वह दार्शनिक राजाओं से यह अपेक्षा करता है कि उन्हें 4 बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। पहली बात कि उन्हें अपने राज्य में अमीरी और गरीबी इन दोनों को ही अधिक नहीं बढ़ने देना चाहिए। अमीरी और गरीबी का जो अवधारणा है वो पूरी तरह से उत्पादक वर्ग के लिए लागू होती है, अर्थात उत्पादकों की आर्थिक गतिविधियों का अवलोकन दार्शनिक राजा करें और इस प्रकार की गतिविधि हो कि किसी व्यक्ति विशेष के पास संपत्ति का अधिकाधिक संकेंद्रण नहीं हो पाए और कोई व्यक्ति संपत्ति के सुख से वंचित भी न रहे। तो एक मध्यम वर्ग राज्य में
निवास करें। दूसरी बात ये है कि उसे राज्य की सीमाओं का न तो अत्यधिक करना चाहिए और न ही राज्य की सीमाओं को बहुत अधिक छोटा करना चाहिए। अर्थात प्लेटो यह स्पष्ट निर्देश देता है कि दार्शनिक राजाओं को युद्ध प्रेमी नहीं होना चाहिए, युद्ध लिप्सा या विस्तारवाद की उनकी भावना नहीं होनी चाहिए। एक आदर्श राज्य की जो क्षेत्रफल की स्थिति है वो उतनी ही बनी रहे। उन्हें इतना विलासी भी नहीं होना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति बाहर से आक्रमण कर दे, यदि कोई दूसरा सत्ता की अभिलाषा वाला कोई राजा यदि आक्रमण कर देता है तो अपने राज्य को बचा भी नहीं पाए। इसलिए सैनिकों को पूरी तरह से इस बात के लिए भी जागरूक रहना है, राजाओं को जागरूक रहना है कि उनके भूमि का एक इंच का टुकड़ा भी कोई अन्य राज्य नहीं ले ले। कहने का तात्पर्य ये है कि उन्हें इस प्रकार शासन करना है कि वे न तो अपने राज्य की भूमि का विस्तार करने की महत्वाकांक्षा पालें और न ही इतने निश्चिंत भी रहना है कि उनके राज्य का टुकड़ा कोई और ले ले। तो इस प्रकार से आदर्श राज्य में आदर्श क्षेत्रफल होना चाहिए ताकि एक आत्मनिर्भर राज्य भी बन सके और बहुत अधिक विलासिता की भावना भी न उत्पन्न होने पाए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लेटो अपने आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना को उसी प्रकार रखना चाहता है जैसा कि उसने वर्णन किया है। जनसंख्या के जो 3 वर्ग हैं वो इसी प्रकार बने रहें और न्याय की प्लेटो के द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्था में दार्शनिक राजा कोई फेरबदल नहीं करे। और अंतिम बात ये है कि प्लेटो शिक्षा सिद्धांत में दार्शनिकों को स्पष्ट निर्देश देता है कि वो किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे, क्योंकि अंततः शिक्षा ही तो है जो राजाओं को दार्शनिक बनाती है। शिक्षा की जो प्रक्रिया 6 वर्ष से प्रारंभ होकर और 50 वर्ष की उम्र तक चलती रहती है, वही शिक्षा अंततः दार्शनिक राजाओं को वैसा आकार और स्वरूप प्रदान करती है जो कि पूरी तरह से आदर्श स्थितियों के अनुकूल होते हैं। इस प्रकार का जो एक आदर्श चित्रण दार्शनिक राजाओं के लिए किया गया है वह सिद्धांत में बहुत अच्छा है, किंतु व्यवहार में इसकी विचारकों के द्वारा बहुत अधिक आलोचना की गई है। और इसकी जो आलोचना के बिंदु हैं वो यही है कि दार्शनिक राजाओं का सिद्धांत पूरी तरह से अव्यावहारिक है और इसकी अव्यावहारिकता का जो अनुभव है प्लेटो ने स्वयं अपने जीवन में कर लिया था। उसने अनेक राजाओं को दार्शनिक राजा बनाने का प्रयास किया, किंतु वे किसी को भी वो दार्शनिक राजा नहीं बना पाया अपने जीवन काल में। और यही उसकी जो असफलता थी, उस असफलता ने प्लेटो को एक और पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित किया, लॉज, जिसमें वो कानून के शासन की स्थापना करता है। एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें अपने पूर्वकृत सिद्धांतों की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए वह व्यावहारिक जीवन के लिए अलग सुझाव देता है। दूसरी आलोचना यह है कि दार्शनिक राजा जो हैं वो मनुष्य के मनोवैज्ञानिक स्वभाव से मेल नहीं खाता है ये सिद्धांत, क्योंकि इसमें जनसंख्या को विशेषीकरण के आधार पर कठोर विभाजन कर दिया गया है। जो उत्पादक और जो सैनिक हैं वो कभी राजा नहीं बन पाएंगे, जो राजा हैं उनका कभी परिवार नहीं हो पाएगा, वो उत्पादकों के लिए जो कार्य निर्दिष्ट है वो कार्य वो नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जो कठोर कंपार्टमेंटलाइजेशन या जो खंड खंड उसने जो कर दिया है अत्यधिक विशेषीकरण के कारण, अरस्तु जैसे कि इसकी आलोचना करता है। अरस्तु कहता है कि राज्य में यदि वीणा के तारों को इतना कठोर भी न कर दिया जाए और इतना ढीला भी न छोड़ दिया जाए कि सुमधुर तान निकल सके, तो इस प्रकार से एक विविधता जो बनी रहनी चाहिए, उस विविधता का पूरी तरह से प्लेटो ने कठोरता के आवरण में उसको नष्ट कर दिया है। यह भी एक आलोचना का बिंदु है
कि दार्शनिक राजाओं का जो शासन है वो एक प्रकार से निरंकुशवाद की स्वीकृति है, और निरंकुश सत्ता किसी भी रूप में अच्छी नहीं होती। दार्शनिक राजाओं के शासन का परिणाम यह भी है कि वो जनतंत्र को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है, जबकि वर्तमान के जो हमारे राज्य हैं उनमें तो जनतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानी जाती है। और एक अंतिम जो बात है वो ये है कि दार्शनिक जो राजा हैं वो स्वयं अपने आप में क्योंकि उनका कोई अनुभव नहीं है, इसलिए वो बहुत अच्छे श्रेष्ठ शासक भी नहीं हो सकते व्यापक जनसंख्या के संदर्भ में, क्योंकि उनका अपना कोई परिवार नहीं है, उनके वो विविध अनुभव नहीं है जो अनुभव उत्पादक वर्ग के हैं। इसलिए उन उत्पादकों की वास्तविक समस्याएं क्या हो सकती है, तो जिसका किसी व्यक्ति ने अनुभव ही नहीं किया है वो उस समस्या का साक्षात्कार कैसे कर सकता है। तो इसलिए व्यवहार में देखें तो न्याय की स्थापना या उन आदर्श परिस्थितियों को भी पूरी तरह से लागू करवाने में ये समर्थ नहीं हो सकेंगे, क्योंकि इनका स्वयं का एकाकी जीवन है और जीवन के जो अन्य पक्ष हैं उनका अनुभव इन्होंने नहीं किया है। किंतु चाहे कितनी भी आलोचना कर ली जाए, निष्कर्ष के रूप में हम यही कहेंगे कि प्लेटो के दार्शनिक राजाओं के सिद्धांत का जो सार्वकालिक और जो सार्वभौमिक तत्व है वो यही है कि शासन करने का अधिकार केवल मात्र विवेक संपन्न व्यक्तियों के पास ही होना चाहिए, अन्यथा शासन सत्ता की लिप्सा और भ्रष्टाचार के दलदल में हमेशा के लिए फंस सकता है। तो यदि राज्यों को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, अत्यधिक सत्तावाद से मुक्त करना है, तो राजाओं को कुछ हद तक दार्शनिक बनाया ही जाना चाहिए, और यही इस सिद्धांत की सार्वभौमिक उपयोगिता है। धन्यवाद।